everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe and press the bell icon as well. In this video, we are going to discuss chapter 5, that is Dryland Agriculture from Fundamentals of Agriculture Volume 1 book. This is part 2 of this video. If you have not watched part 1 video, then the link is given in the description box. Please check it. So in this video we are going to discuss some of the terms like what is drought tolerance mechanism, watershed and catchment area, and after that we will discuss watershed management program, what are their aims and objective, water harvesting and its different techniques which are used in India, evapotranspiration, anti-transpirants and different types, windbreaks and shelter belts. So before discussing this chapter, you have to give the answer of this question which is related to the previous part, that is part 1 of this video. And the question is, what that region called where the annual rainfall more than 1150 millimeter, means जिन एरियाज़ की एनुअल रेनफॉल जिन एरियाज़ की रेनफॉल 1150 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है, उन एरियाज़ को क्या कहते हैं. ऑप्शंस आर ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग. If you know the correct answer of this question, then comment the answer in your comment section. Now we will discuss about drought tolerance. तो पहले हम देखते हैं टॉलरेंस का मतलब क्या होता है. ड्राउट टॉलरेंस में क्या होता है कि प्लांट्स में जो 50% सेल रिड्यूस हो जाते हैं या 50% सेल डाई हो जाते हैं, उस टाइम पे प्लांट्स में स्ट्रेस डेवलप होते हैं और उस टाइम पे प्लांट्स जो सर्वाइवल शो करते हैं, दैट इज़ नोन एज बाय drought tolerance mechanism. So drought tolerance is the tolerance of a plant to a level of stress at which 50% cells die or 50% cell reduce. अब प्लांट्स में जो ड्राउट टॉलरेंस होता है उसके दो मैकेनिज्म होते हैं. फर्स्ट इज़ मिटिगेटिंग स्ट्रेस एंड नेक्स्ट इज़ हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस. मिटिगेटिंग ऑफ स्ट्रेस में भी 3 मैकेनिज्म प्लांट्स शो करते हैं. फर्स्ट इज़ रेजिस्टेंस टू डिहाइड्रेशन. प्लांट्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन में रेजिस्टेंस शो करते हैं. इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सेल कोलैप्स. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी मोस्टली जो क्यूटिकल होती है लेयर, क्यूटिकल लेयर बहुत ज़्यादा थिक होती है. तो जिन प्लांट्स की क्यूटिकल लेयर बहुत थिक होती है वो बेसिकली उनमें क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेल कोलैप्स, उनका सेल कोलैप्स नहीं होता, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं ड्राई कंडीशन में स्टे कर पाते हैं. इसके अलावा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट. ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में क्या होता है कि जब प्लांट्स में स्ट्रेस कंडीशन डेवलप होती है तो प्लांट्स का जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. और जैसे ही प्लांट्स का कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो प्लांट्स में जो सॉल्यूट कंसनट्रेशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. दैट इज़ इंक्रीज द सॉल्यूट कंसनट्रेशन इन प्लांट्स सेल सैप. प्लांट्स के सेल में सॉल्यूट बढ़ जाता है और जैसे ही प्लांट्स में सॉल्यूट कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है. अब प्लांट्स का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो चुका है, लेकिन जो प्लांट्स की रूट्स के बाहर सॉइल होता है, सॉइल सिस्टम का ऑस्मोटिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होता है. और हमें पता है कि जो वाटर मूवमेंट होता है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है. अब सॉइल में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है और प्लांट्स में वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो इसलिए प्लांट अब जो वाटर वो मूव करेगा प्लांट्स में. दैट इज़ नोन एज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट. इसकी वजह से क्या होता है कि रूट्स जो होती हैं वो अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रख पाती हैं. रूट्स इतना ग्रो करती हैं कि जहाँ तक सॉइल की जो डीपेस्ट लेयर होती है, जहाँ मॉइस्चर अवेलेबल होगा, रूट्स वहाँ तक ग्रो कर पाती हैं. ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर पाती हैं. इसके अलावा प्लांट्स में जो ट्रांसलोकेशन मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से प्लांट्स को अपना वाटर सप्लाई और फूड सप्लाई मिलता है, वो प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. वो भी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से फाइनल जो ग्रेन यील्ड होती है क्रॉप्स की वो भी ज़्यादा आती है. इसके बाद नेक्स्ट मैकेनिज़्म है हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस. हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस में क्या होता है, 2 मैकेनिज़म्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मेटाबॉलिक स्ट्रेन एंड प्लास्टिक स्ट्रेन. बेसिकली अगर कोई प्लांट एकदम डेथ की स्टेज में आ चुका है, मतलब द डेथ ऑफ द प्लांट कैन बी अवॉइडेड बाय रिड्यूसिंग दीज 2 फैक्टर्स. अगर कोई प्लांट एकदम डेथ
उसकी होने वाली है। तो इन दोनों फैक्टर्स को यानी मेटाबॉलिक स्ट्रेन और प्लास्टिक स्ट्रेन को अगर हम रिड्यूस कर दें तो प्लांट को हम बचा सकते हैं। बेसिकली मेटाबॉलिक स्ट्रेन में क्या होता है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सिंपली रिलेट रखता है फोटोसिंथेसिस से और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म रिलेट रखता है प्रोटीन सिंथेसिस से। बेसिकली जो ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं यानी जो ड्राई एरियाज़ में ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं उनमें ड्राउट रेजिस्टेंस होता है। वो क्या करते हैं, उनमें क्या होता है बेसिकली आरएनए का जो नेट लॉस होता है उसको रिड्यूस करना होता है। जो ड्राई मतलब जो प्लांट्स होते हैं जो ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं उनमें जो नेट आरएनए लॉस होता है वो रुक जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाए। और जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। तो इसी कारण से प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ड्राई कंडीशन में अपने स्टोमेटा को कम्प्लीटली क्लोज कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है वो उनकी डेथ होने लगती है। बट कुछ प्लांट्स स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो अपने स्टोमेटा को कम्प्लीटली क्लोज नहीं करती, वो पार्शली क्लोज करती, मतलब पार्शली स्टोमेटा ओपन होते हैं। तो पार्शली स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। तो मेटाबॉलिक स्ट्रेन जो होगा वो कम रहेगा। तो उसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस शो कर पाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक स्ट्रेन है। प्लास्टिक स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जब प्लांट्स की टिश्यूज़ लॉस होने लगते हैं या किल होने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लांट्स का ट्रांसपायरिंग पोर्शन होता है जहाँ से प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लीव्स, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लीव्स से होता है। तो वो लीव्स वाला एरिया पूरा लॉस हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। बट जो उसमें प्रोपगेटिंग मटेरियल होते हैं प्लांट्स का, मतलब प्रोपगेटिंग मटेरियल लाइक जहाँ से प्लांट्स अगेन ग्रो कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को, तो वो वाला पोर्शन जो होता है वो स्टिल डेसिकेशन में भी, मतलब ड्राई कंडीशन में भी वो ज़िंदा रह पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे पेरिनियल प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो अबव ग्राउंड पोर्शन होता है यानी शूट पोर्शन होता है वो एकदम डाई हो जाता है, बट जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है लाइक राइजोम, बल्ब, ट्यूबर्स, वो स्टिल अलाइव होते हैं ड्राई कंडीशन में भी, बट वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जैसे ही ड्राई कंडीशन चली जाती है, मॉइस्चर सॉइल को मिलता है, प्लांट्स को मॉइस्चर मिल जाता है, तो अगेन वो डॉर्मेंट पार्ट जो होता है वो अगेन वो अलाइव तो है ही, तो अगेन वो क्या करेगा, मॉइस्चर लेगा और अगेन पूरा का पूरा न्यू प्लांट डेवलप करेगा। दैट इज़ नोन एज प्लास्टिक स्ट्रेन. Now we will discuss what are the difference between watershed and catchment area. After that we will discuss what is watershed management. So ये watershed और catchment area बहुत ज़्यादा सिमिलर टर्म है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। watershed और catchment area ये बेसिकली एक तरह का लैंड होता है, एरिया ही होता है। watershed क्या होता है कि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारा रन ऑफ का जो वाटर होता है यानी एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो कलेक्ट होके कहाँ फ्लो होता है, एक कॉमन आउटलेट में फ्लो होता है। दैट इज़ नोन एज वाटरशेड। और कैचमेंट एरिया एक बहुत बड़ा एरिया होता है, ऑल द एरियाज फ्रॉम विच वाटर फ्लोज आउट इनटू अ कॉमन रिवर और वाटर पूल। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़ा एरिया होता है और सारे एरिया का जो वाटर फ्लो होके कॉमन रिवर या वाटर पूल में आके कलेक्ट होता है, दैट इज़ नोन एज, उस पूरे एरिया को हम कैचमेंट बोलते हैं। और वाटरशेड सिंपली एक ऐसा एरिया जहाँ का वाटर सिंपली एक कॉमन आउटलेट या कॉमन ड्रेनेज पॉइंट में आके इकट्ठा होता है। वी कैन से दैट कि जो कैचमेंट एरिया है वो एक लार्जर एरिया होता है, क्योंकि इसमें सारा का सारा एरिया कवर हो जाता है, तो ये लार्ज एरिया है। लेकिन वाटरशेड में सिंपली एक वही लैंड होती है जहाँ पे सारा वाटर आके कलेक्ट हो रहा है, तो ये स्मॉल एरिया होता है। वाटरशेड जो एरिया होता है उसमें क्या होता है कि सेम यूनिट फॉर बोथ लैंड एंड वाटर, लैंड वाटर की यूनिट सेम होती है, जबकि कैचमेंट में ये लैंड यूनिट और वाटर यूनिट सेपरेट होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। वाटरशेड को डेवलप करने के लिए जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं दैट इज़ नोन एज वाटरशेड मैनेजमेंट। और हम बेसिकली वाटरशेड मैनेजमेंट क्यों करते हैं, टू डेवलप लैंड एंड वाटर रिसोर्स। डेफिनेशन क्या है,
It is the rational utilization of land and water resource for optimum production with minimum hazards to environment. Environment को कम से कम लॉस करे बिना हम वाटर और सॉइल को मीन्स सॉइल मीन्स लैंड, तो लैंड और वाटर को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं बेस्ट वेज में ताकि ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिल सके, दैट इज़ नोन एज वाटरशेड मैनेजमेंट। और ये वाटरशेड मैनेजमेंट में हम बोल सकते हैं कि लैंड और वाटर रिसोर्स का तो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, साथ साथ में हम जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनका मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं। और ये मैनेजमेंट सिर्फ एक एक्टिविटी से नहीं होता, इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़, एक पूरा सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हम इसमें परफॉर्म करते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डेवलप द नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक सबसे मेन प्रॉब्लम जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में पाई जाती है वो ये है कि पानी की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी शॉर्ट होती है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इसके अलावा सॉइल वाटर इरोजन की प्रॉब्लम होती है, फ्लड प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी कई प्रॉब्लम्स जो हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, कंसिडर करते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो था स्टार्ट करा था। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था ये मेंशन नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 7th 5 ईयर प्लान पे। तो 7th 5 ईयर प्लान में ये वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। और ये जो प्रोग्राम था ये बेसिकली किसको डेवलप करने के लिए, ये बेसिकली जो ड्राई लैंड एरियाज़ होते हैं उनको डेवलप करने के लिए था। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वाटरशेड पे। नाम से समझ में आ रहा है वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो वाटरशेड को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था ताकि ड्राई लैंड एरियाज़ को डेवलप कर सके। और वाटरशेड इसमें जो वाटरशेड था उसमें 2 डिमार्केशंस बनाई गई थी, 2 कैटेगरीज बनाई गई थी, सब वाटरशेड एंड माइक्रो वाटरशेड्स की। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम था इसमें जो भी प्लानिंग होती थी वो सारी प्लानिंग होती थी माइक्रो वाटरशेड को लेके। तो माइक्रो वाटरशेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इस वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में अच्छे से डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। ये प्रोग्राम जो था इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और ICAR थे, दोनों कोलैबोरेट हो गए थे। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था उसने बहुत सारा फंड प्रोवाइड कराया था इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, और बहुत सारे इसमें वाटरशेड्स को भी डेवलप करा गया। और जो ICAR था उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि डिफरेंट स्टेट्स पे वाटरशेड को डेवलप करना है और उसको इवेलुएट करना है। इसके बाद 1983 में ये प्रोग्राम थोड़ा एक्सेलरेट हुआ, मतलब तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगा। क्यों हुआ? क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक था उसने वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को फ़ंड प्रोवाइड कराया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने फ़ंड प्रोवाइड कराया और साथ में 4 वाटरशेड्स भी इसने डेवलप करे थे इंडिया में। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के क्या फ़ीचर्स हैं? तो इसके 4 फीचर्स हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के 4 फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स में क्या आता है, यानी वो सारे मेजर्स, वो सारे स्टेप्स जिससे हम सॉइल वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड सॉइल सर्वे, कंटूर एंड ग्रेडेड बंडिंग। सॉइल को जिस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं वो सारे मेथड्स आते हैं इसमें, जैसे रिपेयरिंग ओल्ड बर्न्स एंड डैम्स, लैंड रिक्लेमेशन। ये सारे मेथड्स जो होते हैं सॉइल वाटर को कंजर्व करने के लिए किए जाते हैं। तो पहला हो गया फीचर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स। नेक्स्ट फीचर है साइंटिफिक ड्राई फार्मिंग। अब हम जब ड्राई एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो ड्राई एरियाज़ में हमें पता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सॉइल वाटर को कंजर्व करा। अब जब सॉइल वाटर कंजर्व हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम कल्टीवेशन स्टार्ट करें या फार्मिंग करें उस एरिया में। तो जो भी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं वो एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू करें। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है, सपोज़ हम ड्राई एरियाज़ में फार्मिंग कर रहे हैं, क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें प्लोइंग करनी होगी, यानी प्री मानसून प्लोइंग या डीप प्लोइंग करनी पड़ेगी। मल्चिंग का यूज़ कर सकते हैं, मल्चिंग से हम इवेपोरेशन लॉसेस जो होते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा वीड कंट्रोल,
इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी साइंटिफिक अप्रोच वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में देखा गया वो था फॉरेस्ट्री एंड पेस्चर डेवलपमेंट। ड्राई एरियाज़ में हम क्रॉप्स के साथ साथ जो फॉरेस्ट्री होती है यानी जो फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं, टिम्बर, टीक, इस तरह के प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं एंड पास्चर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। पास्चर डेवलपमेंट में जनरली हम ग्रासेस और लेग्यूम्स को ग्रो करते हैं फॉर द लाइफ स्टॉक पर्पज़। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा ऑप्शंस होता है इन एरियाज़ में। यहाँ पे हम क्या होता है कि जो एनिमल्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और एनिमल्स हैं तो मिल्क प्रोडक्शन यूनिट भी सेटअप हो सकती है। तो ये 4 जो थे वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के 4 फीचर्स थे। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के बेसिकली 3 ही इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनमें क्या होता है, लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा कंजर्व, प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करा जाता है। लैंड रिसोर्स की अगर हम बात करें तो लैंड रिसोर्स में जो भी लैंड होती है उसको कंजर्व करना, उसमें मॉइस्चर को कंजर्व करना और उसमें ऐसी क्रॉप्स ग्रो करना जो ड्राई कंडीशंस में ग्रो हो सकती हैं। वाटर रिसोर्स में क्या आता है, इसमें जो भी हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्स होते हैं उनको कंजर्व करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राई एरियाज़ में जब भी रेनफॉल होती है उस रेन वाटर को कंजर्व करें, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करें ताकि वाटर रिसोर्स को कंजर्व करा जाए। और नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि जितने भी वहाँ पे जो नेचुरल लोकल रिसोर्स होते हैं उनको यूटिलाइज़ करा जाए, टू यूटिलाइज एंड इम्प्रूव द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। उन सारे नेचुरल रिसोर्स को एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में यूज़ करा जाए और साथ साथ में जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके। तो ये बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करना। इसके अलावा जो वाटरशेड मैनेजमेंट है ये एक तरह की इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एक तरह की इंटीग्रेटेड अप्रोच है नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने की। तो ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, इसमें इन सारी एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। अब क्योंकि ड्राई एरियाज़ हैं तो ड्राई एरियाज़ में वाटर जितना भी होगा उसको सेव करना होगा। तो वाटर सेव करने का सबसे बेस्ट मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो भी वाटर होता है रेन वाटर उसको अच्छे से कलेक्ट करना, हार्वेस्ट करना फ्यूचर में काम आने के लिए। इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती हैं जो कि ड्राई एरियाज़ के लिए स्पेसिफिक होती हैं, उन्हीं को यूज़ करना है। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक जो ड्राई एरियाज़ में ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं लाइक डेट पाम, बेर, इस तरह के हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को वहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको भी यूज़ करना है एज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। एनिमल हस्बेंड्री हम पढ़ चुके हैं, डेयरी एंड पास्चर मैनेजमेंट। सेरीकल्चर में क्या होता है, हम मलबेरी प्लांट्स में जो सिल्क वॉर्म को रेयर कराते हैं उसके बाद उससे इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। प्रोसेसिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू दिस प्रोग्राम। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं एक दूसरे से लिंक हैं, कनेक्टेड है, तो ये इंटीग्रेट होके इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। So after that we are going to discuss what is water harvesting. It is very simple. The definition of this is, it is defined as collection and storing water on the surface of soil for subsequent use. Means जो भी वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर को हम कलेक्ट करके स्टोर कर लें। जो भी सॉइल सरफेस में एक्स्ट्रा वाटर होता है, लाइक जो भी वाटर का एक्स्ट्रा रन ऑफ होता है उसको हम कलेक्ट करके स्टोर करें फॉर सब्सिक्वेंट यूज़, माने आने वाले टाइम के लिए। और ये जो टर्म वाटर हार्वेस्टिंग है इसको सबसे पहले यूज़ करा था म्योर ने इसको सबसे फर्स्ट टाइम यूज़ करा था। इसके अलावा जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होती हैं, बेसिकली वो यूज़ होती हैं हिली एरियाज़ में या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कल्टीवेशन का एरिया बहुत कम होता है, यानी लैंड बहुत स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होता है। तो इन एरियाज़ में हम करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। अब वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल
3 वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। पहली है इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग। इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि ये बेसिकली उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, यानी एरिड रीजन्स बोल सकते हैं। इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग में आर्टिफिशियल मिनिएचर वाटरशेड क्रिएट करते हैं। एज यू सी इन दिस फिगर, ये फिगर अरुण कातिन बुक का ही है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक जो है वॉल्यूम 1। इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, इस तरह के ये मिनिएचर जो होते हैं वाटरशेड्स बनाए जाते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर जो होता है कलेक्ट होता रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट टेक्निक है इंटर प्लॉट और माइक्रो प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग। ये उन एरियाज़ में होती है जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे हम फरोज प्रिपेयर करते हैं। जो भी स्लोपी लैंड होता है उसकी एडजेसेंट हम एक फरो जो होता है वो बनाते हैं और ये एक्स्ट्रा जो स्लोप से वाटर आता है वो यहाँ पे इस फरो में कलेक्ट होता रहता है। ये बेसिकली इंटर प्लॉट यानी 2 प्लॉट्स के बीच में बनाए जाते हैं फरोज, तो इसको बोलते हैं इंटर प्लॉट या फिर माइक्रो प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो इंटर रो था, वो जो क्रॉप्स के बीच में सपोज़ हमने एक क्रॉप की रो लगा रखी है और बगल में दूसरे क्रॉप की रो है, तो उन 2 क्रॉप्स की रो के बीच में जो हम एक वाटर शेड बनाएंगे छोटा सा, दैट इज नोन एज इंटर वाटर हार्वेस्टिंग। और यहाँ पे हम 2 प्लॉट्स के बीच में बनाएंगे, दैट इज नोन एज इंटर प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अलावा नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग इन फार्म्स, पॉन्ड्स एंड रिजर्वर। ये बेसिकली क्या होता है, जो छोटे छोटे वाटर शेड्स हम बना देते हैं, उन छोटे छोटे वाटर शेड्स में भी क्या होता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा पानी का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो रन ऑफ हो जाता है। तो उन छोटे छोटे वाटर शेड्स में भी जो रन ऑफ हो रहा है उसको कलेक्ट करते हैं हम फार्म, पॉन्ड्स एंड रिजर्वर्स में। और वो जब ये सारा का सारा पानी एक बहुत बड़ी यूनिट में कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे जाके सेव हो जाता है और उसको हम फर्दर यूज़ करते हैं फॉर लाइफ सेविंग और सप्लीमेंटल इरिगेशन में। इसका मतलब क्या होता है कि जब प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होगी इन फ्यूचर, तो अगर मतलब प्लांट्स को पानी नहीं मिल रहा होगा नेचुरल तरीके से, तो हम क्या करेंगे, इस वाटर का जो हमने सेव करा है इसको हम यूज़ करेंगे सप्लीमेंटल इरिगेशन। मीन्स हम तब ये वाटर यूज़ करेंगे जब प्लांट्स को एकदम क्रिटिकल डिमांड होगी। जब हर एक क्रॉप्स की क्रिटिकल स्टेज होती है फॉर इरिगेशन, तो उस स्टेज में हम ये वाटर सप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ नोन एज लाइफ सेविंग और सप्लीमेंटल इरिगेशन। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द अदर मेथड्स टू कंट्रोल रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका था जिसमें हमने 3 टेक्निक्स को डिस्कस करा। इसके अलावा बहुत सारे और भी मेथड्स होते हैं जिनसे हम रन ऑफ को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसफाल्ट, ये एक ब्लैक कलर का इस तरह का सॉलिड होता है एसफाल्ट केमिकल। ये बेसिकली सॉइल में जो सीपेज लॉस होते हैं, सीपेज माने जो प्लांट्स जो वाटर की जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है विद इन इनसाइड द सॉइल, उसको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा बेंटोनाइट होता है। बेंटोनाइट में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट सीलिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि वाटर लॉस को या रन ऑफ को कंट्रोल कर सकती है। बहुत सारे फील्ड में हम प्लास्टिक फिल्म्स और मेटल शीट्स का यूज़ करते हैं, जैसे फिगर में हम देख रहे हैं। तो ये भी रन ऑफ को कंट्रोल करती है, वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये एक मेथड है ब्रॉड बेड फरो मेथड, या हम उसको बोलते हैं ब्रॉड बेड फरो सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है वो फरोज़ में आके कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद फरोज़ से ये कहाँ चला जाता है, जो पॉन्ड्स और रिजर्वर्स बने होते हैं वहाँ चला जाता है, और फिर वहाँ पे जाने के बाद ये वहाँ पे कलेक्ट होता रहता है, स्टोर हो जाता है। और जब हमें इन फ्यूचर वाटर की डिमांड होती है तो यहाँ से हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक केमिकल है जल शक्ति। ये केमिकल बेसिकली सॉइल की 3 प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो, एरेशन, इन्फिल्ट्रेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये सारी मेथड्स भी रन ऑफ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इवेपोट्रांसपिरेशन। ये एक कंबाइंड प्रोसेस होता है। इसमें 2 टर्म्स यूज़ हुए हैं, इवेपो दैट इज़ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स को हम जब ग्रो करते हैं सॉइल में, तो सॉइल से जो वाटर का लॉस होता है एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और
लीव्स से या प्लांट सरफेस से जो वाटर का लॉस होता है एटमॉस्फेयर में, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो इवेपोट्रांसपिरेशन एक कंबाइंड, एक कलेक्टिव प्रोसेस है, वाटर का लॉस होने को बोलते हैं बाय द प्रोसेस इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, दैट इज नोन एज इवेपोट्रांसपिरेशन। और ड्राई एरियाज़ में क्या होता है कि इवेपोट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो प्लांट्स एकदम डाई और डेथ कंडीशन में आने लगते हैं। तो प्लांट्स को सरवाइव कराने के लिए उस टाइम पे हमको इवेपोट्रांसपिरेशन यानी ईटी लॉसेस को रिड्यूस करना होता है। और इवेपोट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं: मल्च का यूज़ करना, एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज़ करना, विंड ब्रेक्स और वीट कंट्रोल। ये सारे मेथड से हम इवेपोट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मल्चेस के बारे में तो नहीं, बट एंटी ट्रांसपेरेंट्स और विंड ब्रेक के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट. What are anti-transpirants? The materials applied to transpiring plant surface to reduce water loss from plant. Anti-transparents नाम से क्लियर हो रहा है कि anti-transparent, anti means to oppose and transparents means the material which related to transpiration. तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स वो मटेरियल्स होते हैं जो बेसिकली प्लांट में ट्रांसपिरेशन को अपोज करते हैं, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं। ट्रांसपिरेशन माने वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट। तो प्लांट से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स। और अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। बेसिकली प्लांट्स में जो वाटर का लॉस होता है वो हमने पढ़ा लीव्स से होता है। अब लीव्स में भी कहाँ से होता है? लीव्स में प्लांट्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं, और ये स्टोमेटा जब ओपन होते हैं, हमने 2 कंडीशन पढ़ी है स्टोमेटा में, ओपन एंड क्लोज। तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वाटर का लॉस जो होता है वो एटमॉस्फेयर में होने लगता है। तो अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ये वाटर का लॉस नहीं होगा। तो हमें कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स का यूज़ करना होगा जो स्टोमेटा को क्लोज करें। तो इसमें कौन कौन से हमारे एग्जांपल्स आते हैं? इसमें एग्जांपल्स हैं PMA, दैट इज़ फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। PMA यानी फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ये एक तरह का फंजीसाइड है। इसको हम एज अ स्टोमेटा क्लोज एंटी ट्रांसपेरेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। एट्राजीन एक हर्बिसाइड है। इसका अगर हम बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही लो कंसनट्रेशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है तो ये स्टोमेटा क्लोजिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। इसके अलावा ABA CO2 भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो बुक है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें मेंशन नहीं है, बट जो मिथनॉल होता है, मिथनॉल इज़ अल्कोहल, इट इज़ ऑल्सो यूजिंग एज अ स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स। जो मिथनॉल होता है उसका 10% इस्तेमाल हो रहा है एज अ स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स। इसके अलावा फर्स्ट है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, नेक्स्ट है हमारा फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। जो फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो ये लीव्स में अप्लाई करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा वैक्सी लेयर बना देते हैं, एक फिल्म बना देते हैं वैक्सी लेयर की। और ये एक तरह का फिजिकल बैरियर जो होता है लीव्स में बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा तो क्लोज हो नहीं रहे, लीव्स में एक सरफेस में एक ऐसा बैरियर जैसा हम लगा देते हैं ताकि जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्ट लीव्स में ना आए। तो जब सनरेज डायरेक्ट नहीं आएंगी तो जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस होता है, वो नहीं होगा, कम होगा। तो इसमें हमारे कौन से एग्जांपल्स आते हैं? इसमें आता है मोबी लीव, हेक्साडिकेनॉल, सिलिकॉन, ऑयल, वैक्सेस। थर्ड है रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? बेसिकली ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, ना ही ये स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। अब स्टोमेटा क्लोज नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लेस अफेक्ट होता है। और रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं? जो सनरेज होती है उनका जो रिफ्लेक्शन होता है, एल्बिडो जिसको हम बोलते हैं, वो करते हैं, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं ताकि जो लीव्स है वो लीव्स का टेम्परेचर कम रहे। ताकि अगर ज़्यादा सनरेज फॉल करेंगे लीव्स में तो लीव का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और जब लीव का टेम्परेचर हाई होगा तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो होते हैं सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लीव्स का टेम्परेचर कम हो जाता है और वाटर लॉस भी कम होता है। इसमें एग्जांपल्स हैं
सिलाइट एंड कॉलिन। जो कॉलिन होता है उसका 5% जो यूज़ होता है वो एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट के तौर पे यूज़ होता है। एंड द लास्ट टाइप इज़ ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप। इट इंक्लूड्स CCC, दैट इज साइकोसील। ग्रोथ रिटार्डेंट्स क्या करते हैं, ये बेसिकली शूट की ग्रोथ को कम कर देते हैं और रूट्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ऐसा होने पे क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कम हो जाता है, बिकॉज अब शूट्स जो होते हैं, शूट्स में लीव्स की ग्रोथ होती है, तो अब शूट ग्रोथ कम होगी यानी ऑटोमेटिकली जो लीव्स हैं वो कम होंगी, तो लीव्स कम होंगी तो ट्रांसपिरेशन लॉसेस भी प्लांट्स में कम होंगे। तो ये था एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में, और हमने जो 4 टाइप्स पढ़े एंटी ट्रांसपेरेंट के वो सब। अब नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है अबाउट विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स। तो बेसिकली हमने पहले ही पढ़ा था इवेपो ट्रांसपिरेशन, उसको रिड्यूस करने के तरीके। तो पहला था तरीके में हमने एंटी ट्रांसपेरेंट्स पढ़ा। एंटी ट्रांसपेरेंट्स वो प्रोसेस होता है जिसमें लीव्स के थ्रू हो रहा वाटर लॉस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट्स एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम इवेपोरेशन लॉस को रिड्यूस करते हैं। अब बेसिकली इवेपोरेशन जो होता है वो सॉइल सरफेस से होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जनरली देखा गया कि जो ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ पे विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई स्पीड से विंड आती है, और विंड की स्पीड जब बहुत ज़्यादा हाई होती है तो उसमें वो क्या होता है, उसकी वजह से सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, यानी सॉइल से इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट्स हम प्लांट करते हैं ताकि जो हाई विंड स्पीड है उसको हम रिड्यूस कर सकें, ताकि इवेपोरेशन लॉस कम हो सके। तो विंड ब्रेक्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर विच ब्रेक द विंड फ्लो एंड रिड्यूस द विंड स्पीड। ऐसे स्ट्रक्चर जिसकी वजह से विंड का फ्लो ब्रेक होकर उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। इसमें हम बात करते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें हम प्लांट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। साथ साथ में ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे जनरली क्या इंक्लूड होता है, फेंसेस। हम अपने फील्ड की बाउंड्री में जो फेंसेस लगाते हैं वो एक तरह का विंड ब्रेक होता है। अब विंड ब्रेक को कैसे लगाना होता है, जनरली हम विंड ब्रेक जो होते हैं वो 300 मीटर में रिपीट होने चाहिए। हर 300 मीटर के बाद हम विंड ब्रेक्स को रिपीट करते हैं, क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक ही होती है। तो 300 मीटर में वो रिपीट करने चाहिए। और हम जब विंड ब्रेक्स को लगाते हैं तो 3 to 7 रोज़ विंड ब्रेक्स की लगानी चाहिए, जिनकी विड्थ 15 to 30 मीटर होनी चाहिए, तभी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसके अलावा शेल्टर बेल्ट्स की बात करें, शेल्टर बेल्ट्स में हम प्लांट्स और ट्रीज़ की एक रो लगा देते हैं फील्ड के बाउंड्री में, ताकि विंड जो आती है इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाए। साथ साथ में क्योंकि हम यहाँ ट्री और श्रब्स लगा रहे हैं जहाँ पे एनिमल्स लाइक बर्ड्स, हनी बीज आके स्टे कर सकते हैं, तो ये एक तरह का इसको नाम दिया गया है शेल्टर बेल्ट्स, बिकॉज इट प्रोवाइड शेल्टर टू दैम। अब शेल्टर बेल्ट्स जब हम लगाते हैं तो ट्री की जितनी हाइट होती है उसका 5 to 10 टाइम्स जो विंड स्पीड होती है वो विंडवर्ड साइड में रिड्यूस होती है, और 30 टाइम्स हाइट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की हाइट का 30 टाइम्स जो विंड स्पीड है वो लीवर्ड साइड में रिड्यूस होती है। और जब भी हम शेल्टर बेड्स को किसी फील्ड में लगाते हैं तो सबसे पहले जो शॉर्ट ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनको लगाए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट grasses or shrubs are planted first, then small trees, and after that tall trees are planted at the last. तो ये पैटर्न होता है शेल्टर बेड्स को ग्रो करने का। सो थैंक यू गाइज, इन दिस वीडियो यू learn about the whole chapter of dryland agriculture. So thank you, and don't forget to like this video.